हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन 6 इयर्स में टोटल बच्चों 125 बार एग्जाम हुआ था, मतलब 125 शिफ्ट्स हुई थी। तो वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सर्कल्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको इस तरीके के टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम 9 लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, हर लेक्चर में मैं 12 से 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ। जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बच्चों, वो आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट का लिंक, पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर है @mathswag, या फिर आप पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो, क्वेश्चन सोल्व करो, डाउट से यहाँ से क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ये बढ़िया एक्सक्लूसिव मटेरियल है बच्चों, ये मैंने खुद बनाया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स प्रैक्टिस ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्कल्स के अपने बच्चों काफी लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। 6 लेक्चर्स अपन कवर कर चुके हैं, पहले 6 लेक्चर, आज हमारा 7th लेक्चर है। ठीक है, 7th लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस और ऑर्थोगोनल सर्कल्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट केसेस ऑफ 2 सर्कल्स हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग कंडीशंस लगती है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो ये कंडीशंस हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में कि सर्कल अगर दूर दूर होते हैं तो C1 C2 होता है R1 + R2 से बड़ा। सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो C1 C2 R1 + R2 के इक्वल होता है। सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो C1 C2 R1 + R2 से छोटा होता है, R1 - R2 से बड़ा होता है। आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? कॉमन टेंजेंट्स के बारे में। किस केस में कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बनती है? कॉमन टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो दोनों सर्कल्स को टच कर रही है, राइट, जो टेंजेंट दोनों के लिए है। तो ऐसा केस बन रहा है, आपको साफ दिख रहा है बच्चों, 4 टेंजेंट्स बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, डायग्राम प्रॉपर दिखाया हुआ है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो ऐसे क्रॉस में है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी डायरेक्ट, टीसीटी ट्रांसवर्स। ठीक है, ये वाला केस है तो 3 बन रही है, ये वाला केस है तो 2 बन रही है, 4 3 2 कम होती जाएंगी। तो जब सर्कल और पास आएगा, और पास मतलब जब इंटरनली टच करेंगे, क्या करेंगे? इंटरनली टच करते हैं, तो उसमें क्या कंडीशन होती है? C1 C2 R1 - R2 के इक्वल होता है। उस केस में सिर्फ एक टेंजेंट बनती है। और जब सर्कल बिल्कुल अंदर आ जाता है, लाइज कंप्लीटली इनसाइड अनदर सर्कल, उसमें 0 बनेगी। ठीक है, तो ये 5 केसेस हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे, आज हम कॉमन टेंजेंट देख रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी सारी, इस पे बेस सारे पीवाईक्यू हम कर चुके हैं। ठीक है तो ये कॉमन टेंजेंट्स देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, कौन से केस में कितनी बन रही है, 4 3 2 और फिर एक 0। इस पे बेस्ड एक पीवाईक्यू आया है, उसको देख लेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, 2 सर्कल है जिनका रेडियस है 5 और 3, डिस्टेंस दिया हुआ है 10, तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेगी? फटाफट से कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को आगे देखने से पहले मेंशन करना, ठीक है, आंसर देखने से पहले। तो R1 + R2 कितना आ गया बच्चों? R1 + R2 कितना आ गया? 5 + 3 दैट विल गिव यू 8। R1 + R2 कितना है? 5 + 3 दैट विल गिव यू 8। और C1 C2 कितना दिया? 10 दिया है। तो C1 C2 ज्यादा है, मतलब R1 + R2 से, मतलब सर्कल दूर दूर है। पहला केस कितनी टेंजेंट्स बनी? 4। डन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर है? इस तरीके से देखेंगे। चलिए पीवाईक्यू देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, यू कैन से बोनस क्वेश्चन फॉर यू। सीधा पूछा बस नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बता दो, दैट्स इट। ठीक है, तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट से C1 C2 निकाल लो, R1 R2 निकाल लो। तो C1 क्या है यहां पर बच्चों? C1 है आपका 9, 15/2, राइट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2। ठीक है, R1 कितना आ गया? R1 आ गया g² + f² माइनस c, दैट विल बी -131 का अंडर रूट, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये बनेगा 324 + 225 524/4, राइट। ये कितना बन गया? 5 4 9 2 2 4, 549 में से 524 गए, तो 25 बचा ऊपर, नीचे 4 है। कितना बच रहा ऊपर? 25, नीचे 4। रूट लेंगे तो कितना आ गया? 5/2। ये आपका R1 आ गया। ठीक है, C2 देख लेते हैं। C2 का सेंटर क्या आ रहा है बच्चों? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2। वो तो बिल्कुल इजी आया है, R2 भी इजी आ जाएगा, R2 निकाल लेते हैं।
अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? तो कितना बन गया ये फिर 9 9 18, 18 और 7 25 अगेन, ठीक है? तो रूट 25 दैट विल गिव यू 5। तो C1 C2 आगे, R1 R2 आगे। अब आपको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? C1 C2 की। C1 C2 बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डन है ना? चलिए C1 C2 देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, C1 C2 निकालने के लिए क्या लगा दोगे बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों सेंटर्स के बीच में। तो कितना आएगा? लेट्स चेक आउट। दैट विल बी 9 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 15/2 - 3 का होल स्क्वायर, राइट? तो ये बन गया अपना बच्चों 6 का स्क्वायर 36, और यहां पर कितना आएगा? ये 6 बनेगा। एलसीएम लोगे 15 - 9 दैट विल गिव, सॉरी 15 - 6 दैट विल गिव यू 9, 9/2 का स्क्वायर किया तो 81/4, इसका लिया रूट। ठीक है, प्रॉपरली कैलकुलेशन करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कितना आ गया? 24, 144 प्लस 81, तो ऊपर बन रहा है आपका रूट 225, राइट? 225/4, 225 का रूट 15/2। तो C1 C2 क्या आ रहा है? 15/2 है ना? R1 प्लस R2 देख लो कितना है? R1 प्लस R2 कितना है? 5/2 प्लस 5 दैट विल गिव यू 15/2। अरे वाह, बढ़िया यार। C1 C2 किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस R2 के। ठीक है, R1 प्लस R2 यहां अलग से निकाल लो। R1 प्लस R2 कितना आ गया? 5/2 प्लस 5। तो बस कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो C1 C2 किसके इक्वल आ गया बच्चों? R1 प्लस R2 के। इसका मतलब कौन सा केस है? सेकंड वाला, जिसमें सर्कल्स एक्सटर्नली क्या करते हैं? टच कर रहे हैं। सर्कल्स एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं? टच। कौन सा केस बनेगा? ये वाला। ठीक है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कितनी कॉमन टेंजेंट्स आएंगी? 3। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। अब ये वाली चीज देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड है। ठीक है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज देख लीजिए। तो जब सर्कल्स है यहाँ पे एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनली मीट कर रहे हैं, तो ये ऐसी एक कॉमन टेंजेंट बनेगी एट द मीटिंग पॉइंट। इसको क्या मैं बोल रहा हूँ? कॉमन टेंजेंट एट द मीटिंग पॉइंट। अब ये चीज रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है? When two circles are touching each other externally or internally, the radical axis is the common tangent। तो मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट है इसी को रेडिकल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बेसिक सी दे देता हूं। रेडिकल एक्सिस क्या होता है? वो लाइन होती है बच्चों जिस लाइन पर आप कहीं पर भी पॉइंट लोगे, जैसे मान लो मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ करी? टेंजेंट ड्रॉ करी दोनों सर्कल्स पे। दोनों सर्कल्स पे क्या ड्रॉ करी? टेंजेंट। तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ आएगी वो सेम आएगी। क्या आएगी? लेंथ सेम आएगी। तो जैसे ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। ठीक है, तो ये P हो गया, ये A है और ये B है। तो क्या होता है बच्चों? PA विल बी इक्वल टू PB। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सिस होती है। कहीं पर भी पॉइंट ले लो, चाहे यहां पर ले लो, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, चाहे यहां ले लो, कहीं पर भी ले लो, इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट लोगे और दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट्स खींचोगे तो दोनों इक्वल आती है। उस लाइन को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो ये रेडिकल एक्सिस का बच्चों स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब? जब एक्सटर्नली टच करेंगे और इंटरनली टच करेंगे। उस केस में जो कॉमन टेंजेंट होती है वो ही रेडिकल एक्सिस होती है। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कहने का मतलब जब सर्कल्स टच कर रहे होंगे उस केस में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आ जाएगी? सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। डन है? क्लियर? तो जब सर्कल्स चाहे इंटरनली टच कर रहे हैं चाहे एक्सटर्नली, दोनों केसेस में जो ये कॉमन टेंजेंट एट द मीटिंग पॉइंट, उसकी इक्वेशन कैसे आएगी? दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस कैसे निकलती है? सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके।
डन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इन दोनों केसेस में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो? सर्कल्स की इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके। डन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। तो दो सर्कल्स दिए हुए हैं, पहले वाले का सेंटर देख लो, रेडियस देख लो, दूसरे वाले का सेंटर देख लो, रेडियस देख लो। ठीक है, पहले वाले का सेंटर क्या है? 0,0, रेडियस क्या है? 2। दूसरे वाले का सेंटर क्या है बच्चों? -3, -4, राइट? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। रेडियस कितना आ जाएगा? √9 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस c, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, +24। तो ये √49 आ गया, √49 विल गिव यू 7। ठीक है, फिर इसके बाद C1 C2 निकाल लो। ये मैं क्यों कर रहा हूं? एक बार रिलेशन चेक करने के लिए, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है सर्कल्स के बीच में, तभी पता चलेगा ना कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी और वो कौन सी कॉमन टेंजेंट की वो बात कर रहा है, एंड सो ऑन, राइट? उसी के अकॉर्डिंग आप कॉमन टेंजेंट निकालोगे। C1 C2 क्या है? C1 C2 देख लो क्या आ जाएगा आपका। ये 3 -3 को -0 उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 0 + 4 का स्क्वायर, राइट? डन है। चलिए, तो ये बन गया 9 + 16 दैट विल गिव यू 25, और 25 का रूट आ गया 5। तो C1 C2 5 है, और R1 + R2 भी देखोगे कितना आ रहा है? R1 + R2 नहीं, R2 - R1। तो यहां पर C1 C2 कितना आ रहा है? 5। बट R1 + R2 देखोगे वो तो बड़ा ही है, ठीक है, R1 + R2 बड़ा है, बट R2 - R1 करोगे तो कितना आ रहा है? R2 - R1 कितना आ रहा है? 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये किसके इक्वल आ गया? C1 C2 के इक्वल आ गया। डन। क्लियर है? तो जब C1 C2 R1 + R2 के इक्वल होता है, जब C1 C2 R1 + R2 के इक्वल होता है तब एक्सटर्नली टच करता है, और जब R1 - R2 के इक्वल होता है तब इंटरनली टच करता है। ठीक है ना? R1 + R2 के इक्वल है तो एक्सटर्नली टच करेगा, R1 - R2 के इक्वल है तो इंटरनली टच करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? इंटरनली टच कर रहा है। कैसे टच कर रहे हैं दोनों सर्कल्स? इंटरनली। ठीक है, चले आगे। इंटरनली टच कर रहे हैं तो अपना ये वाला केस बन रहा है। तो ये कॉमन टेंजेंट आएगी, एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी, और इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आ जाएगी? दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके। बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी, वन कॉमन टेंजेंट, और उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? C1 - C2 इक्वल टू 0। दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करने से पहले -4 आप इधर ले आना। ठीक है, तो इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास? 6x + 8y -24, x² y² कैंसिल हो गया, -4, सॉरी +4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है, इसको इसमें से सबट्रैक्ट किया तो वो +4 हो जाएगा। डन। 4 को लेफ्ट साइड में लेके सबट्रैक्ट करेंगे, तो क्या इक्वेशन आ गई? 6x + 8y -20 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेना, ले लो, 3x + 4y -10। ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब चेक कर लो कौन सा पॉइंट पास कर रहा है। डेट्स इट। क्लियर है? सिंपल है क्वेश्चन। इसका मतलब क्या था कि सर्कल्स जो है वो इंटरनली टच कर रहे हैं, सर्कल्स टचिंग इंटरनली। ये चेक करना पड़ेगा आपको, आप सीधा नहीं बोल सकते कि कॉमन टेंजेंट सबट्रैक्ट करके आएगी। सबट्रैक्ट करके सिर्फ इन दो केसेस में आती है कॉमन टेंजेंट, जब एक्सटर्नली टच कर रहा हो और इंटरनली टच कर रहा हो। ठीक है, और वो भी ये वाली टेंजेंट एट द मीटिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें दो टेंजेंट्स और बनेंगी कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स वाली, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट वाली। इनकी इक्वेशन दूसरे तरीके से आती है, बट ये वाली की सीधी आ जाती है। ठीक है, क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन मैच करेगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स पुट कर करके देख लेना, तो अपना सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं एक बार। 18 आ गया, ये -8, 10, 10 - 10 0, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। डन। क्लियर है ना क्वेश्चन?
केस देख लिया हमने कि सर्कल्स जो है वो इंटरनली टच कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन सबट्रैक्ट करके आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें भी अगेन दो सर्कल्स दिए, ठीक है, रेडियस 5 दिया है, टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। इफ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज दिस, देन देयर सेंटर्स विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला नहीं है कि इंटरनली टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बट बोलना चाहिए वैसे, हाँ एक्सटर्नली टच करेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही है। दोनों इंटरनली कैसे टच कर जाएंगे, फिर तो सर्कल के ऊपर सर्कल बन जाएगा, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम है, इसका मतलब वो कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, राइट। डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर रेडियस बिल्कुल सेम है दोनों का, तो आपको ऐसे दो सर्कल दे दिए, डन, ठीक है। दोनों रेडियस दोनों का सेम है और आपको एक कॉमन टेंजेंट दे दी। कॉमन टेंजेंट की क्या इक्वेशन दी है, हाँ इक्वेशन दी है, ये आपको कॉमन टेंजेंट दिया है। कॉमन टेंजेंट यही वाली दी है ऑब्वियसली, एट द मीटिंग पॉइंट वाली। यही बोल रहे हैं द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, जो मीटिंग पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है उसी की इक्वेशन है। क्या दिया है बच्चों, 4x + 3y = 10। ये कॉमन टेंजेंट हो गई, डन। दोनों के रेडियस पता है हमें और मीटिंग पॉइंट भी दिया हुआ है मीटिंग पॉइंट 4x + 3y = 10। मीटिंग पॉइंट दिया हुआ है 1,2, राइट, दिस इज 1,2। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बच्चों, हमें रेडियस भी पता है, तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, 1,2 से 5 डिस्टेंस की दूरी पर ये वाला पॉइंट और 5 डिस्टेंस की दूरी पर ये वाला पॉइंट। यही मतलब है इसका, है ना, 5 ही है ना रेडियस, या तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये आपका C2 हो गया और ये आपका C1 हो गया। ये निकालना आपको बेसिकली C1 C2, राइट, ये आपका C1 हो गया। तो अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ये कॉमन टेंजेंट दी हुई है, ये मीटिंग पॉइंट दिया है, रेडियस दिया है 5, दोनों सर्कल्स का रेडियस 5 है। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट से 5 डिस्टेंस की दूरी पर C2 आ जाएगा आगे, या फिर आप बोल सकते हो ऊपर, और पीछे या फिर नीचे C1 आ जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, गिवन पॉइंट से 8 डिस्टेंस की दूरी पर दूसरा पॉइंट निकालना है। गिवन पॉइंट से D डिस्टेंस की दूरी पर दूसरा पॉइंट निकालना है। तो कुछ याद आया कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, ध्यान है। गिवन पॉइंट से जब भी आपको 8 डिस्टेंस की दूरी पर दूसरा पॉइंट निकालना होता है तो आपके दिमाग में क्या आएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्या होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, प्लस माइनस लगा देते हैं यहां पर। तो x1 y1 तो क्या हो गया आपका 1,2, r की जगह क्या आ गया 5, प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं बच्चों, प्लस लोगे तो C2 आएगा, माइनस लोगे तो C1 आएगा, और वाइस वर्सा, डन। और थीटा क्या है यहां पे, थीटा क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन का इंक्लिनेशन, डन। तो अब बात ये है, अपने पास x1 y1 है, r है, तो थीटा कैसे निकाले, थीटा कैसे आएगा, सिंपल है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो टेंजेंट की स्लोप क्या है, टेंजेंट की स्लोप कैसे आ जाएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो अपने को जो स्लोप चाहिए उसकी स्लोप क्या हो गई 3/4, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, राइट। इसकी स्लोप हो गई -4/3, तो जो अपना को स्लोप चाहिए वो स्लोप क्या होगी 3/4। 3/4 बोले तो ये किसकी इक्वल है, tan थीटा की इक्वल है। दिस इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा आ गया 3/4, इसको आप कंपेयर कर लो p/b से, राइट। तो p आ गया, b आ गया, h आ गया, पाइथागोरस थ्योरम आ गया। p क्या आ गया 3, b आ गया 4, h आ गया आपका 5। तो sin थीटा cos थीटा भी आ गया, sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया। sin थीटा क्या हो गया p/h 3/5, cos थीटा क्या हो गया b/h 4/5।
क्वेश्चन सॉल्व। बस अब आपने क्या लगानी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन लगानी है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट्स इट। क्लियर है ना? याद रखिएगा बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म कब यूजफुल होती है, कब लगानी होती है, जब गिवन पॉइंट से आपको r डिस्टेंस की दूरी पर दूसरा पॉइंट निकालना होता है अलोंग द लाइन। यहां पर कहां निकालना है, अलोंग द रेडियस, ठीक है ना? तो जब भी गिवन पॉइंट के अलोंग आपको r डिस्टेंस की दूरी पर दूसरा पॉइंट निकालना है अलोंग द गिवन लाइन, तो आप क्या यूज करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, बहुत बार यूज होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट को आप लिखोगे, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस माइनस r कोस थीटा। प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं अगेन बच्चों, एक पॉइंट ऊपर होगा एक पॉइंट नीचे होगा, ठीक है? अगर ऊपर C2 है तो नीचे C1 है, और यू कैन से वाइस वर्सा, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा ऊपर ले रहे हो कौन सा नीचे ले रहे हो, क्योंकि निकालने तो दोनों ही है, ठीक है? x1 क्या है यहां पर, x1 हो गया आपका 1, ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हो, प्लस माइनस r क्या हो गया यहां पर 5, और कोस थीटा अपन निकाल चुके हैं, कोस थीटा कितना आया 4/5। डन, 5 कैंसल, तो क्या बन गया अपने पास 1 प्लस माइनस 4। तो एक बार 1 प्लस लोगे और एक बार 1 माइनस लोगे, ठीक है? अब y कोऑर्डिनेट देख लो, y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, y1 प्लस r साइन थीटा। y1 को अपन ने क्या ले लिया, y1 को ले लिया 2 प्लस माइनस 5 साइन थीटा कितना अपना 3/5। डन हो ना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? 5 कैंसल अगेन, 2 प्लस माइनस 5 आ गया। डन, अब अल्फा बीटा लिख लेते हैं। तो एक है अल्फा बीटा और एक है गामा डेल्टा, तो C1 अल्फा बीटा क्या होगा, C1 के लिए अपन प्लस ले लेते हैं, C1 के लिए क्या ले लेते हैं, प्लस, तो 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7। C2 क्या होगा, गामा डेल्टा, उसके लिए माइनस ले लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया एक पॉइंट प्लस से आएगा, दूसरा पॉइंट माइनस से आएगा। डन, क्लियर? तो C2 कितना आ गया आपका 1 माइनस 4, डेट विल बी -3, 2 माइनस 5 अगेन -3। चेक कीजिए एक बार, ठीक है? ठीक है बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल डन है, बिल्कुल सिंपल प्यारा क्वेश्चन था। ध्यान रखना, जब भी गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर आपको दूसरा पॉइंट निकालना है, गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर दूसरा पॉइंट निकालना हो अलोंग दी लाइन, यहां पर क्या निकाले, अलोंग दी रेडियस, तो पैरामीट्रिक फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो ये आ गया अपना 1 प्लस 5 कैंसिल, 1 प्लस माइनस 4, ये आ गया अपना 5 कैंसिल, 2 प्लस, सॉरी यहां पर क्या आएगा 2 प्लस -3 आएगा, तो y कोऑर्डिनेट अपना क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस -3, तो 2 प्लस 3 हो गया 5, 2 माइनस 3 हो गया -1। डन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे आ गए। चलिए अब आपको वो वैल्यू आ गई, सो सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो बस इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म ध्यान आनी चाहिए थी, अगर वो ध्यान आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 5 प्लस 5, राइट? गामा प्लस डेल्टा आ गया -3 -1, कम मोड, तो 5 प्लस 5 10, -3 -1 -4, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 40, -4 इंटू 10 40, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं कॉमन टेंजेंट का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट, बट अगर पैरामीट्रिक फॉर्म हिट कर गई तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ये वाला क्वेश्चन है डायग्राम से ही होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन डायग्रामेटिकली सॉल्व हो जाएगा। दिया क्या हुआ है यहाँ पर, एक एक्स एक्सिस दी है, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट है, और 3 सर्कल दे दिया आपको अलग अलग रेडियस के। तो एक बड़ा मतलब 3 अलग अलग साइजेस के दे दिए, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। एक ऐसे बड़ा सर्कल, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई है अपनी लेजेंडरी एक्स एक्सिस, एक तीनों आपस में टच कर रहे हैं, ओके।
तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तीनों आपस में टच कर रहे हैं। तो दो सर्कल तो ये हो गए जो आपस में टच कर रहे हैं, तो तीसरा आपका यहां पे बन जाएगा, छोटे वाला। तीसरा कहां बनेगा आपका, यहां पर। ठीक है, तो ये मैं बड़े बड़े बना देता हूं डायग्राम, तो ताकि आपको छोटे वाला क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो एक सर्कल आपका ऐसा बनेगा, डन। दूसरा सर्कल आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सर्कल छोटा ही बन रहा है, छोटा ही बना देते हैं फिर, आपका ऐसा बनेगा। चेक कीजिएगा, ऐसा कुछ डायग्राम आएगा कि तीन सर्कल्स है, तीनों का रेडियस अलग अलग है ऑब्वियसली, एक सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इसका रेडियस, इसका होगा ए, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सी। ए सबसे छोटा, बी, सी, तीनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और साथ के साथ एक्स एक्सिस को भी टच कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस उनकी कॉमन टेंजेंट है। आई होप यहां तक अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, डायमेट्रिकली सोल्व होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें हम, इस सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एक्स एक्सिस पे, यहां पे भी एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। दोनों सेंटर्स को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन। तो दोनों सेंटर्स को जब ज्वाइन किया तो ये C1 C2 किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये क्या था, ये आपका C1 है, C1 बोले तो रेडियस A, ये आपका C2 है, C2 बोले तो रेडियस B, ये आपका C3 है, C3 बोले तो रेडियस C, बड़े वाला। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C3 किसके इक्वल होगा, C1 C3 विल बी इक्वल टू A प्लस C। ये चीज क्लियर हो गई, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, हाँ ऐसे, इस लाइन के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या, ताकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बन गया, क्या किया मैंने, इस लाइन के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, डन, क्लियर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कितना है, ये भी रेडियस ही है, ये कितना है C, और ये कितना था A, तो ये कितना हो जाएगा C माइनस A, डन है। ये C माइनस है, ये C प्लस है, क्लियर, डन है ना, बिल्कुल सिंपल है। ये पूरा आपका C था और ये A था, तो ये कितना हो गया C माइनस है, डन। चलिए, तो ये वाली वैल्यू है अपने पास बच्चों A प्लस C, और यू कैन से C प्लस A। ये C है, ये A है, तो टोटल हो गया C प्लस A। ये C है, ये A है, तो ये हो गया C माइनस A, डन। मैंने क्या किया, इसके पैरेलल ड्रॉ किया ताकि ऐसा अपने को राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। क्या मिल जाए, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को अपन A ले लो, और ऐसे यहां पर एक पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप A मान लो, इसको B मान लो, और यू कैन से इसको C मान लेते हैं। इसको C मान लो, इसको B मान लो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ले लिया मैंने। इसका A है, इसका C है, इसका B है, अकॉर्डिंगली ले लिया मैंने, ठीक है, डन। तो अब ये AC है, तो ये भी तो ऑब्वियसली AC है, तो बेसिकली मेरे पास यहां से किसकी वैल्यू आएगी, AC की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, AC की, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों अपने पास, हाइपोटेनियस ये है, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AC स्क्वायर आएगा बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर, C प्लस A का स्क्वायर माइनस C माइनस A का स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर है, डन है ना। तो डायग्राम से ही सोल्व होगा ये क्वेश्चन बड़े प्यार से, ठीक है, क्लियर। एक्सटर्नल टच की कंडीशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। C1 C3 किसके इक्वल होगा, C प्लस A के, एक्सटर्नली टच की कंडीशन लग चुकी है, ठीक है। एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट है, तो ये क्या बन गया बच्चों, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AC, राइट, माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC। तो जब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो C स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, 4AC आ गया। क्या आ गया, 4AC। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, 4AC। तो AC क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, AC हो गया आपका 2 रूट AC, 2 रूट AC,
डन। तो अच्छा अब AC इतना आया है तो साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली बोलिए, सिमिलरली, सॉरी, सिमिलरली आप BC बोल सकते हो, कितना आ जाएगा? बिल्कुल सेम डायग्राम यहाँ पे बना लो, है ना। सिमिलरली आप AB भी बोल सकते हो, कितना आ जाएगा? सेम डायग्राम आप इसके लिए बना लो। समझ आ गई चीज? क्लियर है? जो डायग्राम आपने C1 C3 के लिए बनाया वही सेम डायग्राम आप C1 C2 के लिए बनाओ, वही सेम डायग्राम आप C2 C3 के लिए बनाओ। तो सेम प्रोसेस फॉलो करो, पाइथागोरस लगाओ। तो सिमिलरली आई कैन से, सिमिलरली मेरे पास CB आ गया और AC आ गया। तो CB क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंगली लिया था मैंने, A के नीचे A, C के नीचे C, B के नीचे B लिया था। तो CB क्या हो जाएगा? 2 रूट BC। AC क्या हो जाएगा? 2 रूट AC। बट अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इन तीनों की वैल्यू क्यों निकाली? साफ दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि इन तीनों में एक कंडीशन बन रही है, एक रिलेशन है। क्या है इन तीनों में एक रिलेशन? इन तीनों में एक रिलेशन क्या है? AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। उससे आपके पास ये ऑप्शन मैच करेंगे। ठीक है, क्लियर? इसलिए मैंने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली है। डन है? चलिए, तो अब अपने पास रिलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम? AC प्लस CB इज इक्वल टू AB। तो AC मेरे पास किसके इक्वल आया? 2 रूट AC के। CB आ गया मेरे पास 2 रूट BC के, और अगेन AB आ गया 2 रूट AB के। AB 2 कैंसल, मेरे पास क्या बच गया? रूट AC, रूट BC, रूट AB, ये आ गया। डन? क्लियर? तो पूरी इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो? किससे डिवाइड कर दोगे? रूट AC प्लस रूट BC इक्वल टू रूट AB आ गया। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो किससे? रूट ABC से। ठीक है, क्लियर? कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है क्या अपन ने? अच्छा, C सबसे बड़ा ले लिया अपन ने, हो उल्टा पुल्टा कर दिया अपन ने। C सबसे बड़ा था, B था, A सबसे छोटा था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। अपन ने उल्टा ले लिया बिल्कुल, ठीक है, इट्स ओके। फटाफट से चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, फटाफट से कर देते हैं चेंजेस बच्चों। C क्या है अपना? A सबसे छोटा है, A सबसे छोटा है, तो यहां पर A आएगा, यहां पर B आएगा, और यहां पर अपन C ले लेते हैं। डन? C सबसे बड़ा है, फिर ये और फिर ये। डन? उससे फिर ऑप्शन में भी चेंज हो जाएगा ना बच्चों, करना तो पड़ेगा ही। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अपने पास A प्लस C, और ये बनेगा A माइनस C, क्योंकि A बड़ा है, ओ सॉरी अगेन C बड़ा है, तो ये बनेगा C माइनस A। पहले अपन A माइनस C ले लिया था क्या? C माइनस A, और ये बन गया अपना A प्लस C। डन? और यू कैन से C प्लस A। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पे तो सही लिखा था अपन ने, है ना। तो अपना AC स्क्वायर क्या आ गया? AC स्क्वायर क्या आ गया? C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस C माइनस A का होल स्क्वायर। खोलेंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AC माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC। ठीक है, तो ये बन गया अपना 4AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? AC आ गया, AB आ गया और BC आ गया। तो AC आ गया अपने पास 2 रूट AC, AB आ गया अपने पास 2 रूट AB, BC आ गया अपने पास 2 रूट BC। ठीक है, अब कंडीशन लगाएंगे, AC प्लस AB इज इक्वल टू BC। सेंटर्स के अकॉर्डिंगली अपन ने लिया है, राइट। फिर क्या लिखेंगे अपन? AC तो अपना है 2 रूट AC, AB अपना 2 रूट AB, BC है अपना 2 रूट BC। 2 कैंसिल किया तो रूट AC प्लस रूट AB प्लस रूट BC। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको अपन रूट, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? रूट ABC से। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? अब रूट ABC से। ठीक है, क्लियर है बच्चा बड़ी? डन? ऐसा क्यों किया? पूरी इक्वेशन को रूट ABC से क्यों डिवाइड करेंगे? तो जब आप डिवाइड करोगे रूट ABC से, डिवाइड बाय रूट ABC, तो रूट ABC से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे तो रूट AC कैंसल, यहां पर बचेगा रूट B। यहां पर डिवाइड करोगे रूट AB कैंसल, यहां पर बचेगा रूट C, और यहां पर रूट ABC से डिवाइड किया तो यहां पर बचा रूट A। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट।
तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, डायग्राम बनाकर करोगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन ए, चेक कीजिएगा। ठीक है, बट रेडियस प्रॉपरली लेने पड़ेंगे आप लोगों को, ये सबसे बड़ा ए, फिर बी, फिर सी। ठीक है, प्रॉपरली लीजिएगा रेडियस, और डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काफी बच्चे पता क्या करेंगे, काफी बच्चे तीसरा सर्कल यहां बना देंगे छोटे वाला, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरनली सॉरी एक्सटर्नली टच कर रहे ईच अदर, एक दूसरे को, मतलब कि C1 C2 को टच कर रहा है, C1 C3 को भी टच कर रहा है, C2 C1 को भी टच कर रहा है, C3 को भी टच कर रहा है, C3 भी C2 को भी टच कर रहा है, C1 को भी टच कर रहा है। तो अगर आप तीसरा सर्कल वहां बना दोगे, अगेन डायग्राम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तीनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों कॉमन कोड के बारे में। अपना कॉमन टेंजेंट कवर हो गया, कॉमन कोड देख लीजिए। तो कॉमन कोड के केस में भी बच्चों सेम ही होता है। कॉमन कोड कब बनती है? जब सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। कॉमन टेंजेंट कब आती है? मीटिंग पॉइंट वाली अपन ने देख लिया, जब इंटरनल टच करेंगे, एक्सटर्नल टच करेंगे। कॉमन कोड जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कॉमन कोड, और ये कॉमन कोड भी एक क्या होती है? रेडिकल एक्सिस ही होती है। ये देख लो, व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग देन रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट द कॉमन कोड। रेडिकल एक्सिस क्या होती है मैं बता चुका हूं। इसमें भी अगेन अगर आप इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस सर्कल पे और इस सर्कल पे, तो ये वाली टेंजेंट और ये वाली जो टेंजेंट आएगी, ये दोनों इक्वल होंगी। इसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। ओब्वियसली आप अंदर वाले पॉइंट से तो ड्रॉ कर नहीं सकते, बट ये तो पूरी लाइन होगी ना, पूरी लाइन को रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। बीच वाला पार्ट एक्चुअल में होता क्या है? बीच वाला पार्ट कॉमन कोड होती है, बाकी जो पार्ट है वो रेडिकल एक्सिस होती है। लाइन का जो बीच वाला पार्ट है वो कॉमन कोड है, बाकी जो पार्ट है वो रेडिकल एक्सिस है। बट लाइन तो सेम ही है, इक्वेशन भी सेम रहेगी, तो इसलिए कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके। अगेन डन है ना, क्लियर? तो केसेस ध्यान रखना बच्चों, जब इंटरनली एक्सटर्नली टच करेगा तब कॉमन टेंजेंट सब्ट्रैक्ट करके आएगी। ठीक है, बट जब इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन कोड सब्ट्रैक्ट करके आएगी। डन, क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया सिंपल क्वेश्चंस है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं इसको। सेम टाइप का क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रहा है। क्या है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ए कोड ऑफ द अनदर सर्कल। तो इसका डायमीटर है और इसकी कोड है। इसका डायमीटर है तो वो भी तो कोड ही होती है, वो स्पेशल टाइप की कोड होती है। जैसे कि ये सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये भी तो कोड ही एक तरीके से सर्कल की। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल्स क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी तो एक की डायमीटर है, दूसरे की कोड है, राइट? तो डायग्राम कैसा बनेगा अपना, देख लीजिए। डायग्राम अपना कुछ ऐसा बनेगा, ये सर्कल है, ठीक है, राइट, इज ए कोड ऑफ अनदर सर्कल। तो छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा अपने को, एक ऐसा। ठीक है, ऐसे 2 सर्कल्स है लेट्स से। तो अब डायग्राम देखो क्या है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली छोटी बना देता हूं इतने। अब ये वाली जो लाइन है, ये इस सर्कल की डायमीटर हो गई, और इस सर्कल की कोड भी बोल सकता हूं, और इस सर्कल की कोड हो गई। डन। तो इस कोड की इक्वेशन कैसे निकलेगी? अगेन ये दोनों की कॉमन कोड है, कॉमन कोड है तो दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट? तो क्या करेंगे अपन, कॉमन कोड कैसे निकल जाएगी? कॉमन कोड कैसे निकलेगी? C1 माइनस C2। क्या कर दो? C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। बट C2 को पहले ना एक्सपैंड कर लेते हैं, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो C2 को पहले एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, क्या बन रहा है अपने पास। C2 को एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपैंड किया, क्या आया? x स्क्वायर प्लस 2 4 4 2 8 माइनस 2 4 रूट 2 x। यहां पर क्या आ गया? y स्क्वायर 8 माइनस 4 रूट 2 y माइनस r स्क्वायर। r स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आओ। डन। तो क्या आ गया अपने पास? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 x
-4√2y और ये बन गया 8 16 माइनस आर स्क्वायर। ये C1 हो गया, सॉरी ये C2 हो गया और वो C1 हो गया। एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा आपको एक बार, ठीक है, फिर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। डन। C1 क्या अपने पास, C1 अपने को दिया ही हुआ है, C1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। C1 है अपने पास x² प्लस y² माइनस 2√2x माइनस 6√2y प्लस 14। इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को क्या करना है, अपन ने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अपने को किसकी इक्वेशन चाहिए, कॉमन कोड की। किसकी इक्वेशन चाहिए, कॉमन कोड की, राइट। तो कॉमन कोड क्या आ जाएगी, कॉमन कोड क्या होगी, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 का 0। दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। C1 C2 की जगह S1 S2 भी लिखा होता है बुक्स में, ठीक है, मैं C ले रहा हूं, मैच कर जाता है कोई सर्कल से। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सीधा सब्ट्रैक्ट करो, x² y² कैंसिल होना चाहिए। ये क्या बन गया, -2√2x, क्या बन गया ये, -2√2x। यहां से क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√2y, ये बन गया प्लस 2√2y, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, +2 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आ रहा है। डन। ये अपने पास आ गई कॉमन कोड की इक्वेशन। कॉमन कोड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों के लिए ऑब्वियसली कोड है, बट एक सर्कल के लिए डायमीटर है, एक सर्कल के लिए क्या है, ये डायमीटर है। तो एक सर्कल की डायमीटर है तो मतलब कि वो ये उस सर्कल के सेंटर से क्या करनी चाहिए, पास करनी चाहिए। अगर ये इस सर्कल की डायमीटर है तो ये इस सर्कल के सेंटर से पास करेगी, सिंपल। डन। तो अपन क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर इसमें पुट कर देंगे अब। तो पुट, इस वाले सर्कल की ये डायमीटर है तो इसका सेंटर इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि इसके सेंटर से ये पास करेगी। तो सेंटर क्या है इसका, क्या है सेंटर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 √2 कोमा 3√2, ये आपका सेंटर है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। कॉमन कोड की इक्वेशन आ गई, बट ये एक सर्कल के लिए डायमीटर है तो उस सर्कल का सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट किया तो क्या आ गया अपने पास, √2 पुट किया तो ये बन गया 2 2 4, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, पुट करके आप देख लेना, 2 2 4। 3√2 पुट किया तो ये कितना बन गया, 2 2 4 3 4 12, ठीक है, +2 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से सीधा आर स्क्वायर आ गया, क्वेश्चन सोल्व। डन। तो ये बन गया 14 14 माइनस, तो 10 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। दैट्स इट, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो सिंपल इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चंस में ही आता है ये। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे आती है, दोनों सर्कल्स को सेपरेट करके, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है, चले आगे। अब ऐसे ही एक डिटो क्वेश्चन करते हैं, 3 4 क्वेश्चन है ऐसे सेम टाइप के बिल्कुल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आई होप ये डन है। C2 को पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी डिटो क्वेश्चन। इसमें भी क्या है, यही बोला है, 1 डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज ए कोड ऑफ अनदर सर्कल। बट बच्चों ये ऑब्वियस है कि अगर एक सर्कल की डायमीटर है तो वो डायमीटर उस सर्कल की कोड भी है। डायमीटर खुद क्या है, एक कोड भी है। कोड क्या है, बस डायमीटर क्या हो गया, स्पेशल टाइप ऑफ कोड हो गया, ठीक है। चलिए तो अपन C लिख लेते हैं पहले, तो C2, उसको मैं C2 नाम दे देता हूं। C2 का सेंटर दिया, रेडियस R मान लिया, तो C2 को अपन क्या लिखेंगे, C2 को लिख लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर ली, सेंटर दिया है, रेडियस R दिया है, R मान लिया। इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू R स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस R स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन आ गई, C2 की। ऑब्वियसली आप एक्सपैंड करके ही सब्ट्रैक्ट करोगे। ये C2 आ गया। C1 देख लो, अब C1 क्या अपने पास, C1 दिया हुआ है, C1 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बस दोनों को क्या करना है, अपन ने सेपरेट करना है।
कॉमन कोड कैसे आएगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। C2 माइनस C1 कर लो, C1 माइनस C2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बस कैंसिल होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट किया -4x, ये बन गया प्लस, तो ये आ गया -2x। ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया +4y। यहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1 माइनस आर स्क्वायर, -1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस चाहो तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन कोड की इक्वेशन आ गई। अब क्या दिया हुआ है इस कॉमन कोड की? क्या खासियत है कि ये कॉमन कोड पहले सर्कल की डायमीटर है, तो मतलब पहले सर्कल का सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर देते हैं वो भी। तो पहले सर्कल का सेंटर क्या है? 1,3 है। तो लेट्स जस्ट पुट 1,3, उससे आपके पास आर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, बस कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे आती है? सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके आती है, क्योंकि कॉमन कोड ही रेडिकल एक्सिस होती है। ठीक है, चलिए पुट करेंगे। 1,3 पुट किया तो ये आ गया 2 माइनस 12 प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया बच्चों? ये बन गया अपना 9, तो यहां से आर स्क्वायर आ गया 9। चेक कीजिएगा, आर स्क्वायर 9 आ गया तो आर आ गया 3। डन? क्लियर है? चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, डिट्टो क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन करेंगे ऐसे बिल्कुल सेम। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना आया था 22 में, अब ये 21 में आया है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 24 में आया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है करने, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, या फिर किसी और क्वेश्चन में, किसी और टाइप के क्वेश्चन में यूज हो जाता है। आई होप ये क्लियर है। कॉमन कोड निकाली, पहले सर्कल का सेंटर पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये वाला देखेंगे अब। लेट्स चेक आउट। क्या दिया इसमें बच्चों? अब अगेन इसका डायमीटर दूसरे सर्कल की कोड भी है। ठीक है, बट दूसरे सर्कल के लिए क्या दिया है कि सेंटर जो है इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले तो सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या है? लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अपने को लाइंस क्या दिए? ये दिए। तो मैं एक बार सीधा ही लिख देता हूं बच्चों। ये आपकी मान लो ये पहली लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन। तो कैसे निकालोगे? y का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं, है ना। y का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? पहली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। राइट, y का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। ठीक है ना। पहली को 2 से, दूसरी को 3 से। तो पहली को 2 से किया तो क्या आ गया? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। दूसरी को 3 से किया तो क्या आ गया? 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है क्योंकि वही सेंटर होगा। ठीक है, चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे क्या आएगा? 6 कैंसल, 13x इज इक्वल टू, थैंक गॉड 13 देखते ना मेरे दिमाग में दुख होने लग जाता है कि 13 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा आंसर, फिर मजा सा नहीं आता है ऐसे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 हो गई। राइट, कैंसिल हो गया। चलिए x3 आ गया। x को 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, किसी में भी पुट कर लेते, इसमें पुट कर लेते। 3 पुट किया, 3 2 जा 6, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 3y आ गया 6, तो y आ गया 2। इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, y आ जाएगा। ये क्या है? दूसरे सर्कल का सेंटर, दूसरे सर्कल का। अगेन उसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस तो r ही मान लेते हैं। रेडियस तो अपना r ही है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? दूसरे सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका C2 है। C2 क्या आया? 3,2। डन है ना। ठीक है, चलिए तो सर्कल की इक्वेशन लिख ली। क्या आ गई अपने पास सर्कल की इक्वेशन?
यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या बन गया अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y, 9 4 13, 13 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया C2। C1 तो आपको ऑलरेडी गिवन है, C1 लिख लेते। क्या है C1? क्या अपने पास C1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये C1 है। अब कॉमन कोड कैसे आएगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। डन? क्लियर है ना? चलिए कॉमन कोड लिख लेते हैं। कॉमन कोड क्या हो गई? C1 माइनस C2। दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया बच्चों 4x आ गया, ये सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 8y आ गया। यही आ रहा है। फिर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 13 कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर बचेगा। ये आ गया। अब इसमें किसका सेंटर पुट करना है? इसका, पहले वाले का। अगेन वही सेम चीज। तो पहले वाले का सेंटर क्या है? 5 कोमा माइनस 2। कैसे निकालते हैं सेंटर? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। ठीक है, ये अपन पुट कर देंगे। अब जो कोड की इक्वेशन आई है उसमें पुट किया तो कितना आ गया? 5 4 जा 20 और ये 16 हो गया माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 36। अपने को किसकी वैल्यू पूछी है? आर की। तो आर आ गया 6। डेट्स इट, सो सिंपल। इजी क्वेश्चन बच्चों, थर्ड बार रिपीट हो रहा है ये। तीसरा क्वेश्चन है ऐसा रिपीटेड टाइप का, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। डन? बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अभी एक और करेंगे, ऐसा ही है मेरे ख्याल से। नहीं, ये वाला ऐसा नहीं है। तो 3 टाइप के अपन ने ऐसे सेम क्वेश्चन किए। ठीक है, देख लीजिए। डन? चलिए आगे बढ़ेंगे। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलो 76 क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन कोड का ही है। वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे आती है, सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो अपने को क्या दिया? एक सर्कल C1 दे दिया, C2 दूसरा सर्कल दे दिया, C2 का सेंटर भी दे दिया, रेडियस भी दे दिया। अब एक लाइन है कॉमन कोड। अगेन वही कॉमन कोड की बात कर रहे हैं। तो कॉमन कोड कैसे निकालोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। डन? कॉमन कोड आ गई। कॉमन कोड बोल रहा है वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले अपन कॉमन कोड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो C2 सर्कल लिख लेते हैं पहले। C2 सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया? 4। एक्सपैंड कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। 4 को आप लेफ्ट साइड पे ले आओ तो -3। ये आ गया आपका C1, सॉरी C2। C1 आपको गिवन है। C1 क्या है? C1 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये जो अपन ने ये वाले क्वेश्चन किए, ये ना डायग्राम से भी हो जाते हैं। एक डायग्राम बना के उसमें पाइथागोरस लगा लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे वैसे करना है वैसे कर लो, चाहे ऐसे करना है ऐसे कर लो। इसमें क्या गलती नहीं होगी, आराम से प्रॉपर्ली सोल्व हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो कैसे मर्जी कर लीजिए, चाहे डायग्राम से कर लो चाहे कॉमन कोड निकाल के कर लो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायग्राम से ट्राई करके देख लेना एक बार, पाइथागोरस लग के होएगा। ठीक है, बस उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता कि कॉमन कोड की इक्वेशन की यूज नहीं पड़ती उसमें, डायग्राम से कर रहे हो तो। कॉमन कोड निकाल लेते हैं। कॉमन कोड क्या आ गई? कॉमन कोड क्या आ गई? दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, 2x ये बन जाएगा बच्चों 4x, ये बन जाएगा बच्चों 2y और -3 -1 ये बन गया -4 इक्वल टू 0। 2 अपन कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस वाई -2। ये कॉमन कोड आ गई। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है बच्चों कि जो कॉमन कोड है वो y एक्सिस को p पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कॉमन कोड y एक्सिस को p पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो y एक्सिस बोले तो x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस बोले तो x 0, तो x को 0 पुट कर देते हैं। x को क्या पुट किया? 0। कॉमन कोड में 0 पुट किया तो y कितना आ गया? y 2 आ गया। y कितना आ गया? 2। तो मतलब p पॉइंट क्या हो गया? 2 को 0,2। p पॉइंट क्या हो गया? 0,2। यही मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? सॉरी, कोड y एक्सिस को p पॉइंट पे कट कर रही है। तो उसके लिए आपने x0 पुट किया, y2 आ गया, तो p पॉइंट क्या आ गया? 0,2। अब इस p पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है c1 से। तो c1 क्या अपना? c1 मतलब पहले सर्कल का सेंटर। पहले सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, दैट विल बी 1,1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, PC1 का स्क्वायर निकालना है, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया बच्चों 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। तो इट विल गिव यू 1, इट विल ऑल्सो गिव यू 1, इट विल गिव यू 2। ये आपका आंसर, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। देख लीजिएगा 76 का ए। डन। चले, कॉमन कोड निकाल ली, पी पॉइंट निकाल लिया, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लिया, खत्म क्वेश्चन। पी पॉइंट कैसे निकाल लो? y x को 0 पुट कर दो, क्योंकि y एक्सिस पे है ना पी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक आउट दिस वन। ये भी कॉमन कोड का ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहे हैं कि सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स P एंड Q। P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो PQ क्या है? कॉमन कोड है। PQ क्या है? कॉमन कोड है, ठीक है। तो पहले सर्कल्स लिख लेते हैं बच्चों। C2 सर्कल देखो क्या है। C2 सर्कल क्या है? 2x² प्लस 2y² प्लस 2kx प्लस 3y - 1। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करना है कि x² y² कैंसिल हो जाए, ये ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है कि x² y² कैंसिल हो जाए। तो या तो आप क्या करो, इधर कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है x² y² का, तो या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो c1 को, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप x² y² का कोफिशिएंट 1 बना लो या फिर आप 2 बना लो। डन। तो मैं 2 बना लेता हूं। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x², 2y², 5 to the 10 kx, 2 to the 4y प्लस 2k। क्योंकि डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शंस में आएगा, फ्रैक्शंस में मेरे को ना जचता सा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। डन। अब कॉमन कोड निकालनी है। कॉमन कोड के लिए बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। C1 - C2 या फिर C2 - C1, कैसे मर्जी कर लो। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? ये 2kx - 10kx, तो -8kx, 3y - 4y - y प्लस -1 - 2k। ये आ रहा है, चेक कीजिएगा एक बार। -8kx - y -1 - 2k, माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 8kx प्लस y प्लस 1 प्लस 2k। ये आ गई इक्वेशन। ये कॉमन कोड किससे पास कर रही है? P और Q से ही पास करेगी, क्योंकि जहां पर पॉइंट्स सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी। तो ये कौन सी कॉमन कोड है? ये PQ है। बट क्वेश्चन में अपने को PQ की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है। क्वेश्चन में अपने को PQ की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, मतलब कि एक लाइन है जो P और Q से पास कर रही है। तो दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है। गिवन के अपने को 4x प्लस 5y माइनस k इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस लाइन 1, दो इक्वेशंस लाइन 1, बड़ी नाइंसाफी है ना। तो कभी भी ऐसा होता है बच्चों, अगर दो इक्वेशंस लाइन 1 होती है तो क्या करोगे आप? कंपेयर करोगे। कंपेयर करने का मतलब उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। डन। चलिए बस आप कंपेयर कर लो, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कंपेयर का मतलब क्या है मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूं। अगर दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है
तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो लिया, क्या है यहाँ पर 8k/4, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 8k, यहाँ पर 4, 8k/4, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1/5 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया 1 + 2k/-2k। चेक कीजिए, ये आ रहा है, डन है, क्लियर। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का यूज करके k निकाल लो और उस k को इन दोनों में पुट करके देख लो। मतलब कि यहां से जो k आना चाहिए, आ रहा है, वो k इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सेम इक्वेशन तभी होगी जब तीनों का रेशो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि ये 2 रेशो सेम हो गए काम बन गया, ऐसा नहीं होता, तीनों रेशो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों से पहले अपन k निकाल लेते हैं। k क्या आ गया, 8k/4 इज इक्वल टू 1/5। 8k/4 मतलब 2k, तो k की वैल्यू आ गई यहां पर 1/10। कितनी आ गई, 1/10, ठीक है, k आ गया 1/10। अब इसको उसमें पुट करके देख लो, किसमें, इसमें, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1/5 के इक्वल आना चाहिए, राइट। नहीं तो अब इस यहां से भी k निकाल लो, ऐसे कर लेते हैं, यहां से भी k निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से भी k निकाल लो, तो 1/5 इज इक्वल टू 1 + 2k/-2k। तो ये कितना आ गया, -2k इज इक्वल टू 5 + 10k, राइट। 10k को आप इधर ले आओ, -12k इज इक्वल टू 5। तो यहां से भी k की वैल्यू क्या आ रही है, अलग आ रही है, राइट। तो यहां से k अलग आया, वहां से भी k अलग आया, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे k की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है, डन है। चेक कीजिए एक बार, ठीक है ना बच्चों। एक बार रेशो मैच कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। 8k/4, 1/5, 1 + 2k/-k है, सॉरी वहां पर क्या है, यहां पर -k। देख लेते हैं, क्या पता मैच कर जाए k की वैल्यू। यहां पर क्या है, -k है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -k 5 + 10k, राइट, डन है। तो ये k को चाहे उधर ले जाओ, तो ये आ गया 11k इज इक्वल टू -5। तो k कितना आ गया, -5, स्टिल अलग ही आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे अब 2 जगह तो हो नहीं सकते, सेम तरीके से एक टाइम पे k की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, डन। चेक कीजिएगा, ठीक है। तो अभी अपन ने कॉमन टेंजेंट और कॉमन कोड पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देख लेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल्स, चेक कीजिएगा। चलिए अब ऑर्थोगोनल सर्कल्स देखते हैं, एक बार रीड कीजिए स्टेटमेंट को जो लिखी हुई है। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 सर्कल्स। तो सबसे पहले आप एंगल बिटवीन सर्कल्स समझ लो क्या होता है। एंगल बिटवीन सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि जब सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपने इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी और आपने इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो उनके बीच में जो एंगल होता है, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है, उसको एंगल बिटवीन सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास 2 सर्कल्स है, आपको मैं प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाता हूं अलग तरीके से। जैसे यहां पर आपके पास 2 सर्कल्स है, ठीक है, तो दोनों सर्कल्स ये मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या किया आपने, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी, इस वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, और दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी, और दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी, राइट, ठीक है। ऐसे 2 सर्कल थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपने इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई और इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई, तो इन टेंजेंट्स के बीच में बच्चों जो एंगल होता है, इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल,
ठीक है ना। इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है अपना, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन सर्कल्स। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ऑब्वियसली सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तभी एंगल निकलते हैं। अगर सर्कल ही दूर दूर है तो एंगल क्या आएगा? और या फिर टच कर रहे हैं तब भी एंगल नहीं आता। एंगल कब आएगा? जब सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो एंगल क्या होता है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपने इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई और इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई, उनके बीच का एंगल थीटा, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जरूरी है कि ये टेंजेंट सेंटर से पास करेंगी एक दूसरे के सर्कल से? डायग्राम में आपको साफ ही दिख रहा होगा। क्या ये सेंटर से पास करेंगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बट इन्होंने क्यों पास करा दी? फिर इन्होंने क्यों पास करा दी? क्योंकि ये सर्कल्स ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब है कि उनके बीच में एंगल कितना? 90 है। कितना एंगल है? 90 है। मतलब कि इस टेंजेंट के बीच में और इस टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 है। ये एंगल कितना है? 90 है। तो ऑर्थोगोनल डेफिनेशन समझ में आ गई। ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके बीच में एंगल क्या होता है? 90। सर्कल्स के बीच का एंगल मतलब उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ टेंजेंट्स ऑफ द टू सर्कल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल सर्कल क्या है? एंगल 90 है। तो अब 90 है तो फिर भी क्यों ये सेंटर से पास कर रहे हैं? देखो, अब ये इस सर्कल की टेंजेंट है। अब टेंजेंट के ये परपेंडिकुलर है, तो ये इस सर्कल की नॉर्मल भी तो हो गई, और नॉर्मल कहां से पास करेगी? सेंटर से। ठीक है, डन है, क्लियर है ना। फिर से बताता हूं, ये C2 सर्कल है। ये C2 सर्कल के लिए ये टेंजेंट है। C2 सर्कल के लिए ये टेंजेंट है। C2 सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल, है ना, हो गई नॉर्मल, राइट। अब C1 के लिए देख लो, C1 के लिए ये टेंजेंट है और ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल। डन है, क्लियर, डन है कॉन्सेप्ट। तो जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों? उसके केस में क्या होता है कि ये इस सर्कल की टेंजेंट है तो दूसरे वाले की नॉर्मल हो जाती है। ये इसकी टेंजेंट है, दूसरे वाले के लिए नॉर्मल हो जाती है, इसलिए वो सेंटर से पास कर रही है। तो ऑर्थोगोनल के केस में क्या होता है? जो टेंजेंट्स के बीच में अगर 90 एंगल है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना है? 90 है। एक की टेंजेंट है दूसरे की नॉर्मल, एक की टेंजेंट है दूसरे की नॉर्मल, इसलिए वो सेंटर से पास कर रही है। क्योंकि देखो, इस एंगल को अगर मैं 90 कर दूंगा, इस एंगल को मैं 90 कर दूंगा, तो देखो टेंजेंट जैसे खुलेगी तो कहां से पास करेगी? सेंटर से। डन। चलिए, तो ऑर्थोगोनल के केस में ये स्पेशल डायग्राम बनता है जिसमें टेंजेंट्स कहां से पास करती है? सेंटर से पास करती है, क्योंकि एक के लिए टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर है? डन। सबसे पहला पॉइंट, एंगल क्या होता है सर्कल्स के बीच में, वो क्लियर है। एंगल क्या होता है? उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब वो एंगल किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब वो एंगल किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल होगा। और अगर वो एंगल 90 के इक्वल है तो ये टेंजेंट्स कहां से पास करेगी? सर्कल के सेंटर से पास करेगी। डन है? क्यों करेगी? क्योंकि एक के लिए टेंजेंट है दूसरे के लिए नॉर्मल है। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। तो कंडीशन क्या होती है ऑर्थोगोनैलिटी की, वो देख लो। ये दो सर्कल्स टेंजेंट्स, ये 90 है, ये R1 है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, तो ये R1 है, ये R2 है, ये D मान लो। D बोले तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो बिल्कुल सिंपल है, पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाया तो D स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दैट्स इट। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। D क्या होता है? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। D क्या है? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, यही है ना D। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। डन। D स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। दो सर्कल्स है, दोनों, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 4 है। दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल है, तो उनके बीच का डिस्टेंस बता दो क्या है, फटाफट से कमेंट में मेंशन कर दो। ठीक है, तो कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है? D स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 दैट विल गिव यू 25। तो D स्क्वायर 25 है, तो D क्या आ गया? 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। डन। चलिए PYQ देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स चेक दिस आउट।
अब अपने को ये दो सर्कल्स दिया है, ठीक है, क्या दिया अपने को, C1 C2 विद द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स इफ P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स। P और Q क्या है, उनके सर्कल्स का इंटरसेक्शन। देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो एक बार रिलेशन चेक कर लेते हैं, C1 C2 निकाल लो, C1 C2 R1 R2 निकाल लेते हैं। C1 क्या है यहाँ पर, C1 आ जाएगा आपका 1,1, R1 क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस वो प्लस हो गया, +2, माइनस ही करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, √4 विल गिव यू 2, ये R1 आ गया, ठीक है। C2 देख लो, C2 क्या है अपने पास, C2 क्या है, C2 है अपना 3,3, राइट। R2 कितना आ गया, R2 आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस C बोल तो -14, तो ये भी √14 ही आ रहा है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप क्या करो, एक बार C1 C2 निकाल लो, क्या करो, C1 C2 निकाल लेते हैं जस्ट टू फाइंड द रिलेशन। C1 C2 बोले तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, डेट विल गिव यू 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया, √8 का हो गया आपका 2√2। तो ये तो ऑब्वियस है, जो C1 C2 होगा वो R1 + R2 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी बड़ा नहीं छोटा होना चाहिए, क्योंकि सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो C1 C2 इतना है, R1 + R2 कितना अपना 4 है, तो C1 C2 R1 + R2 से छोटा है, राइट, और R1 - R2 से बड़ा है। तो ये तो ऑब्वियस है, सर्कल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखो, ये 2√2 है, ये 2 है, तो कुछ मैच हो रहा है। तो अब देखो कि यहां पर ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। ऑर्थोगोनैलिटी क्या बोलते हैं, D² = R1² + R2²। R1² कितना है, 4, R2² 4, R1² + R2² 8, ये भी कितना आएगा, 8, ठीक है, डन है। इसको चाहे आप √8 की फॉर्म में लिख लो। तो यहां पर मेरे पास D² = R1² + R2² आ रहा है, इसका मतलब सर्कल्स कैसे है, ऑर्थोगोनल है, सर्कल्स कैसे है, ऑर्थोगोनल है, डन। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये दिया नहीं हुआ अब क्वेश्चन में कि सर्कल्स ऑर्थोगोनल है, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डन। चलिए, सर्कल्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। हालांकि ये मैंने टॉपिक ऑलरेडी बता दिया आपको, तो आपको इजी लगेगा, बट ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको दिमाग में आएगा नहीं कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो ये चेक करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है चीजें। ऑब्जर्व कैसे आएंगी, जब ये चीजें आप निकालोगे, पेन चलाओगे, ठीक है, तो ये चीजें निकालोगे तब आपको ऑब्जर्व होएगा कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल है, उसी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। क्या होगा यहां पर, आप देखिए, डन। क्या बोल रहे हो, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P और Q पे। आपको एरिया चाहिए PQ C1 C2 का एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये आपका C1 है, लेट से, ये आपका C2 है, ये P है और ये Q है, डन है ना। आपको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चेक कीजिएगा एक बार, डन। तो वैसे भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आपको एंगल तो वैसे भी निकालना ही पड़ता है। ये C1 है, ये P है, ये C2 है, ये Q है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए आपको, डन है ना। सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पर, C1 C2 सेंटर हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो अब ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन से मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, राइट, इतना मुझे पता चल गया, डन है, क्लियर है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियसली आपको ये तो चेक करना पड़ता ही बच्चों, आपके दिमाग में यहीं से आ जाता है कि मुझे ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी पड़ेगी, कैसे, इनके बीच का एंगल देखना पड़ता। क्वाड्रिलेटरल है, एरिया निकालना है तो एंगल तो देखना ही पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, सेंटर्स को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है।
तो सिमेट्री के कारण मैं बोल सकता हूं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, ऊपर जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ गया फिर, एरिया ऑफ, अब बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल C1 P C2 Q क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स, मैं बोल सकता हूं इट विल बी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल C1 P C2, बोल सकता हूं ये मैं, राइट। ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सेम ही है। अब इस ट्रायंगल का एरिया और भी सिंपल है, क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर से ही कितनी इजी हो गई चीजें, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या बन गया, हाफ इंटू PC1 इंटू PC2, और PC1 PC2 है क्या, रेडियस है। एंगल 90 है तभी आप बोल सकते हो ये सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। PC1 PC2 क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना दिया अपने को, कितना दिया है बाबा, कहाँ गया रेडियस, अच्छा रेडियस निकाल लिया अपन ने, 2 दिया नहीं हुआ, निकाल लिया अपन ने, 2 दिया है, ठीक है। ये वाला 2 तो कैंसिल कर दिया, तो 2 इंटू 2 4 आ गया, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड, सो इजी पीजी, ठीक है। डायग्राम बनाओ तभी चीजें ऑब्जर्व होंगी बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डन, क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप डन है बच्चों ये वाला क्वेश्चन प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये ऑर्थोगोनल है, बस यहां पर आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है तो एंगल कितना होगा उनके बीच में, 90 डिग्री। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पे देखो क्या दिया, अगेन 2 सर्कल्स है, दोनों का रेडियस इक्वल है, दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो एक बार मैं डायग्राम बना दूं, क्या बन रहा है, अगेन सिमिलर टाइप का डायग्राम बनेगा। एक ऐसा सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, और एक आपके पास ऐसा सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम है। ये वाला पॉइंट बोल रहा है, ये वाला पॉइंट लेट से अपन ले लेते हैं 0,1, और नीचे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, 0,-1, राइट। एक पॉइंट है 0,1, एक पॉइंट है 0,-1। अब क्वेश्चन वाला देखो क्या बोल रहा है कि मैंने 0,1 पे टेंजेंट बनाई, क्या बनाई मैंने, 0,1 पे टेंजेंट बनाई टू वन ऑफ द सर्कल्स, और वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। कहने का मतलब C1 पे मैंने टेंजेंट बनाई और वो C2 के सेंटर से पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, ऐसा कब होता है बच्चों, एक सर्कल की टेंजेंट है, दूसरे के लिए नॉर्मल है, ऐसा कब होता है, जब सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था ना, ये वाला डायग्राम तभी बनता है, ऐसा डायग्राम तभी बनेगा, मतलब एक की टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल है, एक की टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल है, मतलब वो दूसरे के सेंटर से पास कर रही है। एक की टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल है, मतलब वो सेंटर से पास कर रही है। ऐसा तभी होता है जब एंगल 90 होता है। डन। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये जो लाइन दी हुई है, ये सिर्फ किस लिए दी हुई है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। और वो कंफ्यूजन क्या दूर कर रही है, वो कंफ्यूजन कब दूर होगी, जब आप ये ऑब्जर्व कर लोगे। इस लाइन का बस सिंपल सा मीनिंग क्या है, इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग यही है कि सर्कल्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। डन, ये चीज क्लियर हो गई, सर्कल्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, कि एक की टेंजेंट है, दूसरे के लिए नॉर्मल है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या, अब अपने को निकालना क्या है, ये वाला पॉइंट लेट से C2 ले लेते हैं, ये वाला यहां पर कहीं पर C1 होगा, यहां पर कहीं पर C1 होगा। चलिए निकालना क्या अपने को, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स। तो ये वाला जो डिस्टेंस, एक बार मैं डायग्राम बना दूं फिर आपको दिखाता हूं। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स, राइट। ये वाला डिस्टेंस चाहिए, राइट, ठीक है। अब आपको साफ दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि सर्कल्स का रेडियस सेम है, सर्कल्स का रेडियस भी क्या है, सेम है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये साफ दिख रहा है, ये 2 है,
ऊपर 1 नीचे 1, तो ये कितना टोटल कितना हो गया 2 हो गया एक तरीके से, राइट। तो हाफ कितना हो गया, ये आ गया आपका 1 आ गया, कितना आ गया ये 1 आ गया, ठीक है। अब सर्कल्स का रेडियस सेम दिया है, राइट सेम दिया है, रेडियस दिया है यहां पे अपने को, रेडियस नहीं दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर क्या बनेगा अभी अपने पास। एक लाइन ऐसे चल जाएगी आपकी, ये डायग्राम बन रहा है, राइट, ठीक है। ये अपने पास 1 आ गया, अपने को निकालना है C1 C2। तो अगर मैं 2 इक्वल रेडियाई इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट एट द, ठीक है। अगर मैं ये लिखूंगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, चेक कीजिए इसमें रेडियस दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे रेडियस तो नहीं दिया, तो फिर एक बार इसको एंगल से ट्राई करके देखते हैं क्या करें इसमें। मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये आपका 90 है पूरा का पूरा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप P ले लो। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखता हूं PC1C2, PC1C2, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल PC1C2, राइट। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहां से मेरे पास tan अल्फा आ जाएगा। tan अल्फा कितना आ गया बच्चों, tan अल्फा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PC2 अपॉन PC1, जो कि सेम दिए हुए, जो कि क्या दिए हुए सेम, PC2 बोले तो R2 और PC1 बोले तो R1, राइट, R2 बाय R1, जो कि सेम दिए। इसका मतलब tan अल्फा क्या आ गया 1 आ गया, tan अल्फा 1 आ गया, तो बच्चों अल्फा कितना आ गया 45, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। बस यहीं से आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो रेडियस नहीं दिया हुआ था, अपन ने एंगल निकाल लिया, ये अल्फा आ गया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसको M मान लो चाहे, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है। इस ट्रायंगल में 1 पता है, अल्फा पता है, तो ये बेस आ जाएगा, डन। tan अल्फा भी पता है, क्लियर। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहां लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल PC1M, PC1M, ठीक है, PC1M। PC1M में भी देखो tan अल्फा ही लगेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, डन। तो tan अल्फा में क्या लिखूंगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया PM, बेस क्या हो गया C1M, डन। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 है, C1M अपने को निकालना है, और tan अल्फा भी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1M, तो C1M आ गया आपका बच्चों 1 आ गया, चेक कीजिएगा। क्योंकि रेडियस इक्वल है बच्चों, रेडियस इक्वल है इसलिए ये बाइसेक्ट कर रहेगा। रेडियस इक्वल होता तो ऐसा नहीं होता, रेडियस सेम है तो ये और ये क्या होगा सेम होगा, डन है। तो इसलिए C1 C2 क्या आ गया 2 आ गया। दिस इंप्लाइज C1 C2 विल बी इक्वल टू 1 + 1 2। चले, तो रेडियस नहीं दिया था, अपन ने एंगल से ही कर दिया, डन। रेडियस दिया होता तो ये और इजी हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस ये वाली लाइन को समझना जरूरी था, जिसने ये लाइन समझ ली क्वेश्चन डन था। इस लाइन का मतलब क्या है कि सर्कल्स क्या है ऑर्थोगोनल है, डन। तो इस एंगल, पहले आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल से tan अल्फा आ गया, फिर आपने ये वाला ट्रायंगल लिया छोटे वाला, इस ट्रायंगल में tan अल्फा लगा के डिस्टेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों अपन ने ऑर्थोगोनल सर्कल्स के कर लिए क्या, 2 क्वेश्चन हो गए अपने, राइट, ठीक है, डन है। अब कॉमन कोड की लेंथ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऑर्थोगोनल टाइप का ही यूज होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालनी होगी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए
अब इसमें रेडियस अलग अलग दिए, ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो एक सर्कल अपने पास ऐसा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, तभी तो एंगल है, राइट। ऐसा कुछ है, डन। एंगल अपने को 90 दिया है। देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड, कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। कॉमन कोड बोले तो ये वाली कोड, ठीक है ना, डन है ना। चलिए फटाफट से डायग्राम वायग्राम बना लेते हैं। ये अपने ठीक है, ये ज़ूम कर लेना आप लोग, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर लेट से C1 है, ये सर्कल का सेंटर लेट से C2 है, ठीक है। इसका रेडियस अपने को 12 दिया है और ये 5 है, और बीच का एंगल कितना है, 90 है। बीच का एंगल कितना है, 90 है, डन है। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं बच्चों, जैसे अपन यहाँ पे किया था, ठीक है ना। यहाँ पे अपन इसको अल्फा ले लिया था, यहाँ पे अपने पास ये वाला डिस्टेंस था, बट यहाँ पर अपने पास ये वाला डिस्टेंस नहीं है, ये निकालना है अपन ने, ठीक है। और ना ही अपने पास ये है, C1 C2 भी नहीं है दिया हुआ, तो कॉन्सेप्ट वही यूज कर लेंगे। पहले अपन बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में ये अल्फा निकाल लेते हैं, फिर वो छोटे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, उससे ये वाली लेंथ, तो ये निकालनी है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, डन है। चलिए तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां पर जो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया। ये वाला पॉइंट P मान लो और ये वाला पॉइंट M ले लो। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये बड़े वाला, ठीक है ना। डन। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, C1 P C2, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इन ट्रायंगल C1 P C2 इसको अल्फा ले लेते हैं, ये वाले एंगल को ले लिया अपन ने अल्फा, डन। तो C1 CP2 में अल्फा ले लिया, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, tan अल्फा की। tan अल्फा क्या आ गया बच्चों, tan अल्फा क्या होता है, P अपॉन B। तो इस ट्रायंगल में देखूंगा ये P है, ये B है, ये P है, ये B है, तो P C2 अपॉन P C1, राइट। तो P C2 कितना अपने पास 5, 5 बाय 12, तो ये अपने पास tan अल्फा आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, tan अल्फा की, 5 बाय 12, ठीक है। अब छोटा ट्रायंगल लीजिए, छोटा ट्रायंगल लगाइए, वहां से आपके पास कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी, डन। ठीक है बच्चों, तो इस बड़े ट्रायंगल से tan अल्फा आ गया। अब क्या ले लो आप, ये छोटा ट्रायंगल ले लो, ये वाला, वही सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया। यहां पर बड़े ट्रायंगल से tan अल्फा निकाल लिया, अब छोटा ट्रायंगल लगाएंगे। छोटा ट्रायंगल कौन सा लिया अपन ने, PC1M, डन। इन ट्रायंगल PC1M, PC1M में भी tan अल्फा ही चाहिए क्योंकि ये 90 है, नहीं tan अल्फा नहीं चाहिए, इसमें अपने को हाइट हाइपोटेनियस है अपने पास। ये वाला ट्रायंगल लेंगे ना, इस ट्रायंगल में देखो अपने पास ये है, ये निकालना है, डन। तो इसमें साइन अल्फा का यूज होगा, किसका यूज होगा, साइन अल्फा का, ठीक है। तो साइन अल्फा लिखूंगा मैं, साइन अल्फा क्या होता है, P बाय H। तो ये परपेंडिकुलर है PM और ये H हो गया PC1, क्योंकि PC1 अपने को पता है ना, तो यहां से अपने को साइन अल्फा निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, P अपॉन B ले लिया, P आ गया, B आ गया, H आ गया। P क्या है यहां पर 5, B हो गया आपका 12, तो H हो जाएगा आपका 13, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो साइन अल्फा कितना आ गया, P बाय H, दैट विल गिव यू 5 बाय 13 इज इक्वल टू PM अपॉन PC1 कितना है, 12 है, डन। आई होप ये चीज क्लियर है। इसमें साइन थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डन। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां से अपने पास PM कितना आ गया, PM आ गया अपने पास 5 इंटू 12, दैट विल गिव यू 60 बाय 13। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी कोड की, कोड की लेंथ इसकी डबल हो जाएगी,
डबल हो जाएगी, जितनी ऊपर है उतनी नीचे होगी, सिमेट्री है इतनी, तो ये वाला ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो कोड की लेंथ क्या होगी 120/13, ऑप्शन बी। काफी बच्चे ये भी मार्क कर सकते हैं, डबल ना करें तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वही सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया, यहां पर भी अपन ने ऐसे किया था, ये अल्फा निकाला, अल्फा बड़े वाले ट्रायंगल से tan अल्फा आ गया, छोटे वाले ट्रायंगल में यूज कर लिया, ठीक है। यहां पर भी अपन ने यही किया, बड़े वाले ट्रायंगल से tan अल्फा निकाल लिया, छोटे वाले ट्रायंगल में sin अल्फा यूज कर लिया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें बढ़िया क्या है, इसमें एंगल अब 90 नहीं दिया, इसमें एंगल जो है वो 90 नहीं दिया, इसमें कुछ और दे दिया, थीटा व्हाटएवर जो भी दिया इन्होंने। तो एंगल 90 नहीं है, तो जो आपकी जो ये टेंजेंट्स है ये सेंटर से पास नहीं करेंगी। एंगल 90 नहीं है तो जो टेंजेंट्स है वो सेंटर से पास नहीं करेगी, तो प्रॉपर वो डायग्राम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दो सर्कल्स है, एंगल बिटवीन द, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब इन्होंने टेंजेंट्स के बीच में एंगल नहीं दिया, मतलब कि सर्कल्स के बीच में एंगल नहीं दिया, इन्होंने रेडियस के बीच में एंगल दे दिया, तो डायग्राम तो यही बनेगा, रेडियस, क्योंकि एंगल रेडियस के बीच में दे दिया इन्होंने, सर्कल्स के बीच में नहीं दिया। सर्कल्स के बीच में दिया होता मतलब टेंजेंट्स के बीच में है, और टेंजेंट सेंटर से पास नहीं करती अगर 90 नहीं है तो। बट इन्होंने एंगल किसके बीच में दिया है, रेडियस के बीच में, और दोनों का रेडियस ऑब्वियसली अलग अलग है, राइट। एक का 5 है, ठीक है, और एक का 4 है। ठीक है, तो दोनों के रेडियस के बीच में एंगल दिया है, और क्या दिया है, लेंथ, वही कॉमन कोड की लेंथ पूछी है, ठीक है। ये आपकी कॉमन कोड हो गई, ये क्या हो गई आपकी कॉमन कोड हो गई, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो ये सेंटर है C1, और ये वाला पॉइंट सेंटर C2 है। तो एंगल किसके बीच में दिया, रेडियस के बीच में एंगल दिया है। एक ये रेड आई है और एक ये रेड आई है, इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है वो, इन दोनों के बीच में ये जो दिया है साइन थीटा ये दिया हुआ है, रेडियस के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। अगेन आपको लेंथ ऑफ कॉमन कोड चाहिए, तो सेंटर्स को तो आप ज्वाइन कर ही लेते हैं, डन। अपने पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और अपने पास रेडियस है, ये वाला रेडियस 5 है, ये वाला रेडियस 4 है, ठीक है। अपने को लेंथ ऑफ कॉमन कोड चाहिए, ये पूरा एंगल दिया हुआ है अपने को, है ना, पूरा एंगल दिया हुआ है। अगर मैं इस पूरे, क्योंकि अब ये 90 नहीं है बच्चों, तो अपन इसको अल्फा लेके tan अल्फा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 90 नहीं है, जैसे अपन ने पहले किया था, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हो आप, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, मुझे ये दोनों पता है, बीच का एंगल पता है, मुझे निकालना ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, आ जाएगा, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन निकालेंगे दो तरीके से। कौन कौन से दो तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले सर्कल के सेशन में, बताया था, जो लास्ट लेक्चर में अपन कर चुके हैं। दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू साइन उनके बीच का एंगल, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से अपन इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, एक फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब ये क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये पता है, ये पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर मुझे ये बेस पता है और हाइट मुझे निकालनी है। मुझे बेस पता है, बेस क्या होगा, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, बेस आ जाएगा, हाइट निकालनी है वो भी आ जाएगी, दोनों को इक्वेट करके। समझ में आ गया, चलिए अब अप्लाई करते हैं, ठीक है, फटाफट से अप्लाई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले C1 C2 लिख लो बच्चों। C1 कितना अपने पास, C1 है 0,0, और C2 क्या अपने पास, C2 है अपने पास अल्फा कोमा 0, अल्फा कोमा 0। तो C1 C2 क्या हो गया बच्चों, C1 C2 हो गया आपका अल्फा, C1 C2 क्या आ गया अल्फा, और यही अल्फा क्या आपका बेस है उस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये क्या है, बेस है, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन दो तरीके से लिखेंगे बच्चों, कैसे कैसे लिखेंगे यहां पर देखिए, हाफ इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड, मतलब 5 इंटू 4, और उनके बीच का एंगल लेट से थीटा है तो साइन थीटा आ गया। उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो मैंने साइन थीटा लिख दिया। डन, क्लियर? हाफ इंटू दिस इंटू साइन थीटा। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस मैं निकाल चुका हूं, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो कि अपना आया अल्फा, तो हाफ इंटू अल्फा इंटू हाइट तो मुझे निकालनी है, उसको डी ले लेता हूं या फिर एच ही ले लो, ठीक है। एच निकालना है ना अपने को, एच दिया हुआ है, लेट द एंगल, हाँ अच्छा एच बोलना है बीटा है, एच कितनी बोली है, बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज बीटा, तो ये क्या आधी होगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये क्या होगी बीटा, तो एच की जगह अपन बीटा बाई 2 लिख लेते हैं। एच की जगह क्या आ गया, बीटा बाई 2। अपने को निकालना क्या, अल्फा बीटा, देखो आ गया ना अल्फा बीटा। डन है, क्लियर? चलिए, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। साइन थीटा आपको ये दिया हुआ है, ये साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया, √63/8। साइन थीटा क्या हो गया, √63/8, तो ये हो गया 5 इंटू 2 इंटू √63/8 इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाय 4। अब ये 2 4 से कैंसिल होगा और 4 4 से कैंसिल हो गया, तो यहां से अल्फा बीटा क्या आ गया बच्चों अपने पास, 5√63। 5√63, अल्फा बीटा का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 63। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1575। डन है, चेक कर लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें अपन ने क्या किया, एक ट्रायंगल का एरिया अपन ने दो तरीके से निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिया। डन, चलिए, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन स्टूडेंट्स। तो आज अपन ने रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड और ऑर्थोगोनल सर्कल्स कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स, नॉर्मल और फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी देखेंगे, और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लोकस कर लेंगे लास्ट सेशन में, ठीक है बच्चों। डन है, चलिए, ठीक है बच्चों। तो पिछले सेशन में अपन, सॉरी अगले सेशन में अपन ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।